मैं आज भी अपने बेटे के उस अंतिम क्षण को सोचती हूँ कि क्या उसको पता नहीं था कि अगर मैंने ये हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतारा तो मेरे साथ क्या होगा। ये शौर्य चक्र माना कि ये हम सबको मिला। हालांकि हर सैनिक की, हर अफसर की ख्वाहिश होती है कि ऐसे शौर्य के चक्र, ऐसी शौर्य की गाथा उसके सीनों पर उकेरी जाए, न कि उनकी माओ के हाथों में दी जाए। अब इस तरीके से किया है कि आप कारगिल दिवस को भी किस तरीके से देखते हैं। किसी माँ की पूरी दुनिया ही शहीद हो जाती है, किसी माँ की पूरी दुनिया ही वहाँ खत्म हो जाती है। और माँ चाहे इसको पैदा किया हो वो माँ, या फिर मैं ये कहूँगी कि ये धरती माँ, क्योंकि धरती माँ भी उस लाल को, उस वीर को बड़े अरमानों से पालती है, पोसती है। और जब वो अपने सीने में उसको वापस समाती होगी तो उसका दुख आज मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ, क्योंकि शहीद होना एक शब्द ही नहीं है, शहीद होना एक बात ही नहीं है, शहीद होना एक पूरी जिंदगी है। जिंदगी इसलिए है कि कहने को तो कहते हैं कि शहीद हो गया यानी उसकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन मैं जानती हूँ कि इंसान के शहीद होने के बाद उसकी जिंदगी शुरू होती है। और वो जिंदगी शुरू होती है पूरे देशवासियों के बीच, कि पूरा देश उसको किस तरीके से याद करता है। और याद उसके दिन होने पर ही नहीं, हर दिन उसके साथ कैसे जीता है इस पर निर्भर करता है। क्योंकि जिंदगी वही होती है जहाँ धड़कन होती है, धड़कन वहाँ होती है जहाँ हर एक लम्हा होता है। धड़कनें खत्म, जिंदगी खत्म। यानी कि आप अगर उस शहीद के लिए सिर्फ शहीद दिवस पे उसको याद कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने उसको जिंदगी दी है या हम उसको याद कर रहे हैं। क्योंकि बाकी 300 अगर 65 दिन होते हैं तो मैं कहूँगी 64 दिन तो वो शहीद होता ही नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में आज हम मेवाड़ के उस लाल की बात करने जा रहे हैं जिसका पिछले दिनों पूरा देश जिक्र करता रहा है। और मेवाड़ की इसी धरा की बात करें तो यह शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती हैं। यहाँ आज ये कहना भी ठीक होगा कि मेवाड़ ही एक ऐसा स्थान है जिसने पूरे देश को वीर शहीदों के नाम से संदेश दिया है। चाहे वह युद्ध भले ही हल्दी घाटी का हो, लेकिन जब वीर सपूतों की बात आती है तो पूरे देश में आज भी मेवाड़ का ज़रूर जिक्र किया जाता है। ऐसे में यहाँ के शहीद और शौर्य चक्र से अभी अभी नवाजे गए मेजर मुस्तफ़ा के घर पर हम पहुँचे तो इस घर में यहाँ पहुँचते ही हमें किसी पवित्र स्थान से कम की फीलिंग नहीं आ रही है। मेवाड़ में ऐसे कई वीर सपूत हैं जो देश की रक्षा में शहीद हुए हैं और उनकी शहादत को आज यहाँ पर इसलिए भी जिक्र करना ठीक होगा क्योंकि जिस तरह से देश के लिए उन्होंने अंतिम समय तक लड़ते लड़ते प्राण जो न्योछावर किए हैं, ऐसे में उनकी शहादत में क्या कोई कमी तो नहीं है, क्या कुछ कमी तो नहीं रह जाती है। इसी बात को भी जानने के लिए आज हम एक बार उनके माता पिता के बीच पहुंचे हैं और जिस घर में अभी मैं आया हूं यह वही रूम मेजर मुस्तफ़ा का है कहते थे और यह मकान भी अपने माता पिता को उन्होंने एक गिफ्ट के तौर पर दिया है। इसी मकान में यहाँ पहुँचने के बाद बहुत कुछ बातें भी ताज़ा हो जाती है और आज यहाँ ये भी कहना ठीक होगा कि हमारे देश में जब कोई वीर सपूत, उस दिन तो सभी दिखाई देते हैं लेकिन उसके बाद क्या कुछ जिम्मेदारी की कमी रह जाती है, कितनी अभी हमारे शहीदों के लिए हम सभी को जागरूकता की ज़रूरत है। ये सभी बातें हम करेंगे, लेकिन जिस रूम में मैं हूँ इसके पीछे ये सभी वही शौर्य चक्र और तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी जो पिछले दिनों वीर सपूत मेजर मुस्तफ़ा को शौर्य चक्र से नवाजे जाने के दौरान ये सभी उन्हें दिए गए हैं और उनके माता पिता को जब सम्मानित उस गर्व के क्षण से अभिभूत होते हुए देखा जा रहा था। कई बातें हैं, कई शिकायतें भी हैं और कई कुछ ऐसी जागरूकता की बातें भी हैं जो इस सेगमेंट में आज बात करेंगे। मैम, आपको सबसे पहले तो हमारे
स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में आपका बहुत बहुत युद्ध के दौरान, उस कारगिल के लड़ाई के दौरान पर अपने प्राण जो है वो देश की शहादत के लिए न्योछावर कर दिए थे। क्या कहते हैं आप इस कारगिल दिवस को लेकर? सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। और जिस तरीके से आपने पहला ही सवाल अब इस तरीके से किया है कि आप कारगिल दिवस को भी किस तरीके से देखते हैं, तो मेरा तो यही कहना है कि जिस तरीके से आप अभी सोच रहे हैं, पूरा देश जिस तरीके से कारगिल दिवस को सोच रहा है, कल तक शायद मैं भी उसी तरह सोच रही थी। लेकिन अगर आप बात करें मेरे से कि आखिर में शहीद दिवस क्या है, शहीद दिवस वो दिवस है जहाँ एक इंसान ही शहीद नहीं होता, किसी माँ की पूरी दुनिया ही शहीद हो जाती है, किसी माँ की पूरी दुनिया ही वहाँ खत्म हो जाती है। और माँ चाहे उसको पैदा किया हो वो माँ, या फिर मैं ये कहूँगी कि ये धरती माँ, क्योंकि धरती माँ भी उस लाल को, उस वीर को बड़े अरमानों से पालती है, पोसती है, और जब वो अपने सीने में उसको वापस समाती होगी तो उसका दुख आज मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। क्योंकि शहीद होना एक शब्द ही नहीं है, शहीद होना एक बात ही नहीं है, शहीद होना एक पूरी जिंदगी है। जिंदगी इसलिए है कि कहने को तो कहते हैं कि शहीद हो गया यानी उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन मैं जानती हूँ कि इंसान के शहीद होने के बाद उसकी ज़िंदगी शुरू होती है, और वो ज़िंदगी शुरू होती है पूरे देशवासियों के बीच, कि पूरा देश उसको किस तरीके से याद करता है, और याद उसके दिन होने पर ही नहीं, हर दिन उसके साथ कैसे जीता है इस पर निर्भर करता है। क्योंकि ज़िंदगी वही होती है जहाँ धड़कन होती है, धड़कन वहाँ होती है जहाँ हर एक लम्हा होता है। धड़कनें खत्म, ज़िंदगी खत्म। यानी कि आप अगर उस शहीद के लिए सिर्फ शहीद दिवस पे उसको याद कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने उसको ज़िंदगी दी है या हम उसको याद कर रहे हैं। क्योंकि बाकी 365 दिन होते हैं, तो मैं कहूँगी 64 दिन तो वो शहीद होता ही नहीं है आपके लिए। जी, जिस युद्ध की हम बात कर रहे हैं, उस युद्ध में भी कई वीर सपूत उस लड़ाई में देश की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर कर चुके हैं। और ऐसे में जब अंतिम विदाई के दौरान हम सभी लोगों को देखते रहे हैं, लेकिन ऐसी कई बातें हैं जिनका आज जिक्र करना ठीक होगा। आपको समाज में कितनी ज़रूरत लगते हैं आज भी कि कहीं न कहीं हमें जो देश के सपूत, वीर सपूत जो शहीद हो जाते हैं, उनको याद करने के लिए कहीं न कहीं जिस तरह का अवेयरनेस होना चाहिए, जिस तरह की बात होनी चाहिए, जिस तरह का मन में भाव होना चाहिए, उसको लेकर के आप क्या कहते हैं? देखिए, इस बारे में मेरे पास मैं खुद भी तो हुई मेवाड़ के लिए, उदयपुर के लिए, लेकिन उदयपुर में और भी शहीद हैं जी। अर्चित वाडिया, हाँ, अभिनव नागौरी जी, और मुस्तफ़ा बोहरा। ये 3 वो सेगमेंट है जो आपको 12-13 सालों के बीच में हमको देखने को मिले हैं, या यूँ कहूँ कि मेवाड़ की धरा में ऐसे वीर सपूत देखने को मिले। महाराणा प्रताप के बाद उनके साथ जो चलने वाले युद्ध में अपने आप को शहीद कर देने वाले, वो जज्बा रखने वाले कि हमको हमारे देश, हमारी माटी की रक्षा करनी है, हमारे अभिमान की, हमारे स्वाभिमान की रक्षा करनी है, वही जज्बा और वही चीज़ लिए हमारे यहाँ पर भी बिरले बहुत सारे ऐसे सपूत हैं जो अभी आर्मी में अपना योगदान दे ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बिरले हैं जो शहीद होकर भी इस बात को साबित किया है कि हम हमारी धरा के लिए हम अपने प्राण न्योछावर कर सकते हैं जी। जिस समाज की और जिस जगह की अगर आप बात कर रहे हैं, तो मैं अपने मुंह से तो मैं क्या बोलूं, क्योंकि अगर हम समाज और उन चीज़ों की अगर बात करें, तो क्या अर्चित वाडिया के नाम पर क्या आपने कभी किसी रोड को देखा है? क्या अर्चित वाडिया के नाम पर आपने किसी स्कूल को देखा है? फिर ये सवाल आप मुझसे कीजिएगा, क्योंकि अगर आप 10-12 साल पहले भी शहीद हुए इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो फिर ये सवाल का जवाब मेरे पास तो नहीं है जी। ये ऐसा क्यों होता है, इसके लिए सभी को एक को जाकर कहना नहीं होगा, लेकिन आपको नहीं लगता है कि कहीं न कहीं तो जिम्मेदारी भी कम लगती है? देखिए, जिम्मेदारी
कोई कार्य नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई दी हुई नौकरी नहीं है। जिम्मेदारी एक एहसास है। एहसास उसमें होता है जो जिंदा हो, और अगर किसी के अंदर इस चीज का एहसास है तो यकीन मानिए वो इंसान जिंदा है। और जो इंसान जिंदा है तो वो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्य कर ही रहा होगा उन शहीदों के लिए, उस मातृभूमि के लिए। मैं तो ये कहूँगी कि मातृभूमि के लिए, शहीदों के लिए ही नहीं, बल्कि राह में चलते हुए भी वो जिंदा मनुष्य अपने देश के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से अपना योगदान दे रहा होगा। जी, एक बार फिर शौर्य चक्र की चर्चा कर लेते हैं। बीते दिनों जिस तरह का दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ और जो आपके शहीद परिवार के लोग सारे मौजूद थे, उस दौरान का जो माहौल है आपने कैसा महसूस किया? कहीं शहादत के ऐसा कई माता पिता है जिनसे पहली बार आपकी मुलाकात हुई है, कैसा कुछ माहौल था? क्या कुछ एक बार दर्शकों को बताएं तो। माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि एक मरगट का होता है। जी, जब हम वहाँ जाते हैं तो यकीन मानिए हम वहाँ चुप इसलिए नहीं होते कि वहाँ हम बात नहीं कर सकते। हम वहाँ चुप हो इसलिए हो जाते हैं कि कल हमारा अंतिम क्षण के बाद हमारा यही हाल होगा। इसलिए हम कहते हैं कि एक मरगट सी शांति, एक चीज़ें चुप्पी, कि ये सब एक अंत है। और उसी अंत के बीच में हम सभी शहीद परिवार से जब हम मिले तो यकीन मानिए हम एक दूसरे से कुछ बात ही नहीं कर पाए, क्योंकि हम जानते थे मेरा जो दुख है वो उनका भी वही दुख है, उनकी जो बातें हैं मेरी भी वही बात है। लेकिन उन सभी बातों के बीच में एक बात तो थी कि कहीं ना कहीं हम सभी ने हमारा जवान बेटा खोया है और इकलौता बेटा खोया है। एक तरीके से कहें वही वापस मैंने जैसे बोला है कि इंसान अगर किसी चीज़ को महसूस करता है तो वही जिंदा है। तो हम एक दूसरे को महसूस ही किया कि उनका दुख किस तरीके से होगा और मैं कम भी किस तरीके से कर सकती हूँ। दिल्ली जाने के सबसे मेरी जब मुलाकात भी हुई तो यकीन मानिए मैंने उन सभी के दुखों के बारे में ही बात की, क्योंकि जिसमें संवेदनाएं तो है, मैं ये नहीं कहती कि आप सब में संवेदनाएं नहीं है, आप सभी में संवेदनाएं तो है, पर कहीं ना कहीं उसमें एक चेतना लाने की ज़रूरत है, एक एहसास लाने की ज़रूरत है। और जब मैं दिल्ली गई तो मैंने यही कार्य किया कि उन संवेदनाओं के बीच में मैं वो एहसास के पल डाल सकूं कि एक शहीद क्या है और एक शहीद परिवार की ज़रूरत भी क्या है। और ज़रूरत बस इतनी है कि आप हमारे बेटे को न भूलें, कहीं ना कहीं उसकी याद, उसकी बात होनी ही चाहिए। इसकी वजह भी है, इसकी वजह यह है कि मेरे पास कोई और दूसरा बेटा नहीं है जो मेरे ख़ानदान को, मेरे नाम को आने वाले 50 साल बाद ये कहेगा कि मैं उस ख़ानदान से हूँ जहाँ पर ये एक शहीद हुआ था। उस शहीद को याद करने वाला तो आप सबके ही ख़ानदान है, और अगर आप सबके ख़ानदान में वो शहीद अगर ज़िंदा रहता है तो वो आपकी सिर्फ और सिर्फ महसूस करने की एक अभिव्यक्ति पर ही, संवेदनाओं के साथ नहीं, एक फील करने के साथ, उस एहसास के साथ कि हाँ हमको इसके लिए कुछ करना है। और अगर आपने वो एहसास ज़िंदा रखा तो यकीन मानिए एक शहीद तब नहीं मरता जब उसकी खबर आती है, एक शहीद तब मर जाता है जब उसको कोई याद करने वाला नहीं रहता। वो तब उन चीज़ों से हट जाता है, सिर्फ एक नारा बन के रह जाता है, अमर रहे अमर रहे। अमर रखना है तो आपकी सभी की यादों में, आपकी संवेदनाओं में, आपकी फीलिंग्स में, कि अगर नाम आए ना तो आपके अंदर एक फील आना चाहिए कि हाँ ये है हमारे मेवाड़ की धरा का वो सपूत, वो वीर जिसने हमारे देश के लिए जान दी थी। जी दोस्तों, देखिए आज ये तार्किक बातें हैं, और ये तार्किक बातें आज इसलिए यहाँ करनी पड़ रही है क्योंकि पिछले कुछ दशक से हम लगातार जिस तरह की स्थिति समाज में देख रहे हैं, हम सभी की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए है, हम कितने उससे पीछे चले गए हैं, कितने हम भटक रहे हैं, इन सवालों को समझने के लिए ये तार्किक बातें आप तक पहुंचाई जा रही है। और मैम जो बता रही है फातिमा जी, वह सच हैं जिसे अब हम सभी को स्वीकार करना चाहिए। युद्ध की बात भी हुई,
महाराणा प्रताप ने देश की रक्षा के लिए, अपनी आन बान शान की रक्षा के लिए अंतिम समय तक लड़ाई लड़ी और मेवाड़ उसी का आज भी मैसेज लगातार समाज को दे रहा है। ये देश है शौर्य पराक्रम के लिए जाना जाता है, लेकिन एक सैनिक की शहादत कितनी इम्पोर्टेंस रखती है इस समाज के लिए, इस युवा पीढ़ी के लिए और आने वाले समय के लिए। देखिए, इसको मैं बहुत एक नॉर्मल तरीके से मैं समझा सकती हूँ। एक मच्छर हमारा दुश्मन है। वो अगर आपको काटता है तो आप क्या करते हैं? आपका हाथ तुरंत उठ जाता है उसको मारने के लिए। यानी कि हम एक मच्छर को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और हमारा हाथ उठता है तब न कोई फील होता है, न कोई बात होती है। तब बात सिर्फ आती है अपने खुद की आत्मरक्षा के लिए, यानी ये मुझे ना काटे। लेकिन एक सैनिक जब आगे बढ़ता है उसको मच्छर नहीं काट रहे हैं। ये तो हम सबको बचाने के लिए, वो दुश्मन जो हमारे देश में आकर उन दूसरों को जिसकी रक्षा के लिए वो सैनिक खड़ा है, उन सबको बचाने के लिए अपना हाथ उठाता है। सोचिए उस अंतिम पल को, सोचिए उस सैनिक के उस युद्ध को। दुश्मनों की गोलाबारी हो रही है, सामने से कोई आतंकवादी फायरिंग किए जा रहा है, तो क्या उस वक्त उसको पता नहीं होता है कि किसी भी वक्त ये गोली मुझे लग सकती है? अगर वो मूव ऑन कर जाए ये सोच के कि मैं अपनी जान क्यों दूं, तो क्या होगा? जी, जब वो सैनिक देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ता रहता है, अंतिम क्षण तक ये सोचता है कि मैं अपने देश को बचा लूं, मैं अपनी चीज़ों को बचा लूं, चाहे ये गोली मुझे क्यों न लग जाए। मैं आज भी अपने बेटे के उस अंतिम क्षण को सोचती हूँ कि क्या उसको पता नहीं था कि अगर मैंने ये हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतारा तो मेरे साथ क्या होगा। ये शौर्य चक्र माना कि ये हम सबको मिला। हालांकि हर सैनिक की, हर अफसर की ख्वाहिश होती है कि ऐसे शौर्य के चक्र, ऐसी शौर्य की गाथा उसके सीनों पर उकेरी जाए, न कि उनकी माओ के हाथों में दी जाए। क्योंकि वहां पर भी कई अफसर थे जिसके सीने पे शौर्य चक्र लगा, और उस वक्त यही मेरे दिल की ख्वाहिश हुई कि काश ये शौर्य चीज जो मेरे बेटे ने बताया वो अपने सीने पर ही इसको रखता। जी, तो फिर क्यों हम उस शहीद के लिए, फिर क्यों हम इस देश के लिए कुछ अच्छा करें कि वो सैनिक, वो अफसर हमारे देश को बचाने के लिए, हमारी चीज़ों को बचाने के लिए अंतिम क्षण में भी ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, और अपने प्राण तक निछावर कर देता। नमन करती हूँ उन जवानों को, नमन करती हूँ ऐसे शहीदों को, उस जज्बे को, उन बातों को जो अंतिम क्षण में भी इस लम्हे को झेल जाते हैं कि मैं नहीं बचूंगा पर मेरा देश रहेगा, और इस बात को आगे बढ़ाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। इन अवार्ड के साथ में ये जो दिनचर्या है उसकी कैसे रहती है, वो कैसे इन सब यादों के साथ, इन बातों के साथ कैसे देखती हैं? दिन भर का क्या रहता है रूटीन? कहते हैं कि ईश्वर ऐसे बिरले देवों को जब देता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें भी देता है। एक 27 साल का जवान बेटा, उसने अपनी इस छोटी सी जिंदगी में भी उसने मुझे पूरी जिंदगी दे दी। उसने मुझे हर एक सुख दिया। आज पता लगा कि ये मकान भी आपको गिफ्ट करते हैं। बिल्कुल, ये मकान की हर एक ईंट, हर एक चीज़ मुस्तफ़ा ने ही की थी। जब मकान बन रहा था, मैं यहाँ अकेले रहती हूँ तो मैं बहुत घबरा जाती थी। आखिर मकान बनाना बड़ा कठिन कार्य है। कठिन इसलिए है कि बहुत सारे इसके कम से कम 32 हम लोगों से डील करते हैं, चाहे वो मिट्टी वाला हो, ईंट वाला हो, पानी वाला हो, हर जगह से हमको इस तरीके से जब मकान बनता है तो कम से कम एक 32 चीज़ों से हमको रूबरू होना पड़ता है। तो मैं उन चीज़ों से धीरे धीरे परेशान होने लग गई थी कि नहीं, मैं हर चीज़ से डील नहीं कर सकती। तब उसकी बात थी, मम्मा आप चिंता मत कीजिए,
वो मुझे कभी कभी माते बोलता था, ज़्यादातर माते ही बोलता था। मैं ये कहूँगी कि माते, बिल्कुल माते, आप परेशान न होइए, मैं सब कुछ देख लूँगा, बस आपको चाबी मिलेगी और आपको इस घर में आना है, आप भूल जाइए। और यकीन मानिए उसने कभी मुझे यहाँ आने ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, सारा काम हो रहा, वो जब भी छुट्टियों में आता वो खुद इस काम को देखता, थोड़ा बहुत करवाता, निकल जाता। और उसके जाने के बाद मुझे इस घर की सच में चाबी ही मिली। उसने सारा काम करवा रखा था, कलर्स, बेड वगैरह सारी चीज़ें, घर की ज़रूरत की सारी चीज़ें उसने यहाँ रखी हुई थी, जबकि वो मैंने आके देखा भी नहीं था। मुझे नहीं पता इस दीवारों का कलर उसने कैसा करवाया, मुझे नहीं पता कि फर्नीचर में उसने प्लाई कैसा लिया, वो सारी चीज़ें उसने अपने हिसाब से कर रखी थी। बेटे की इस सेवा और इस चीज़ को मैं अभी भी ज़ाया नहीं कर रही हूँ रमेश जी। मैंने भी फिर मुस्तफ़ा के नाम की एक ट्रस्ट बनाई, शहीद मेजर मुस्तफ़ा ट्रस्ट जी। उसने तो देश की सेवा कर ली और मैंने सोचा कि देश के अंदर रह के भी अगर आपको सेवा करनी है तो कोई माध्यम होना चाहिए, और मैंने भी उस चीज़ का माध्यम बनाया। और इस ट्रस्ट के थ्रू मेरे से जो भी हो सकता है मैं वो सब कुछ करती हूँ। हालांकि मैंने अभी तक डोनेशन के लिए किसी से अप्लाई भी नहीं किया कि आप मुझे डोनेशन दीजिए। मेरी वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर बारकोड्स वगैरह सभी अवेलेबल भी है, लेकिन मुझे आप सबसे हिम्मत चाहिए ताकि मैं देश के अंदर रह के उन सभी की सेवा कर सकूं जो मुस्तफ़ा चाहता था, जो मुस्तफ़ा की आगे की इच्छाएं थी। क्योंकि मुस्तफ़ा जब निकलता था सर्दियों में तब अपनी गाड़ी में कुछ कंबल हमेशा रख लेता था, और रास्ते में अगर कोई ऐसा नज़र आता जो सर्दी से ठिठुर रहा है तो अपनी गाड़ी रोककर वो उनको कंबल देना या पानी की बोतलें, उसके 2-3 पानी के उसके अंदर पड़े रहते थे, तो रास्ते में रुकता। इवन कहीं टोल पर भी अगर कोई खड़ा हुआ है और लग रहा है कि पानी, तो उनको पानी भी वो देता हुआ निकलता। उसकी गाड़ी कभी भी खाली भी नहीं जाती थी। किसी की वजह से कोई बस के लिए इंतज़ार कर रहा है तो वो अपनी गाड़ी में उन सबको बिठा भी देता था जहाँ जाना होता था। क्योंकि मैं जिस रास्ते में जा रहा हूँ, मैं कभी कहती बेटा आप इस तरीके से आप लिफ्ट दे देते हो, थोड़ा सा ख्याल कीजिए, पता नहीं कौन हो। तो उसने कहा मम्मी 4 चक्के चल रहे हैं, मेरा पेट्रोल भी जल रहा है, मैं अकेला उस गाड़ी को लेके जाऊंगा तब भी पहुंचूंगा, और मेरी गाड़ी में अगर 4 जने बैठ भी जाएंगे तो उनका भला हो जाएगा, क्योंकि उनके टिकट्स के पैसे कहीं ना कहीं बच जाएंगे। जब उसके अंदर इतनी भावनाएं थी, इतनी चीज़ें थी, तो मुझे तो इस चीज़ को आगे बढ़ाना ही है। और आप मेरे लिए ज़रूर सभी दुआएं दीजिए, प्रे कीजिए, मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस काम को आगे बढ़ा सकूं। मैं बहुत से स्कूलों में जाती हूँ, अनाथ आश्रम, छात्रावास, बहुत सारे छात्रावास हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से संचालित होते हैं, लेकिन कहीं कुछ चीज़ें ज़रूरतें रह ही जाती है। उन ज़रूरतों को कहीं पूरा करना है तो उनका माध्यम मैं बनने खुशी खुशी स्वीकार करती हूँ। और मैं बच्चों को मोटिवेशन देना, सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि बच्चों में मोटिवेट हो, बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं। कभी कभी हम उस बात से कंफ्यूज होते हैं, चीज़ें तो हमारे पास सब कुछ होती है लेकिन समझ में नहीं आता कि हम किस राह पे चलें। उसके लिए एक मोटिवेशन बच्चों के लिए मैं करती हूँ। बच्चे मेरे पास आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स लेके भी आते हैं, अपनी फीलिंग्स लेके भी आते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, उसकी प्रॉब्लम मेरे से हो सकता है जितनी मैं दूर भी करती हूँ। सेवा करने का अगर छोटा सा भी माध्यम है, मैं उस चीज़ से दूर नहीं जाती हूँ। मैं छोटी चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ और आप सबके आशीर्वाद के साथ ही आगे ये कार्य करते रहना चाहूँगी। देखिए, उसके जन्म जयंती के ऊपर इस तरीके से ब्लड डोनेशन करना एक मार्टियर के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है, क्योंकि वो देश के लिए अगर अपना पूरा सर्वोच्च खून बहा सकता है तो हम अपने खून की 2 बूंद तो ज़रूर इस देश के नाम कर सकते हैं। और खून एक ऐसी चीज़ है जो कहीं भी मार्केट में नहीं मिलता है, इसका कोई डुप्लीकेट नहीं है, इसका कोई सप्लीमेंट्री नहीं है जी। खून ईश्वर ने सिर्फ हमारे शरीर में दिया है, और वो खून जिसके सहारे हम किसी और की भी ज़िंदगी बचा सकते हैं, ये पुनीत कार्य, उसकी हर एक बूंद के अंदर ज़िंदगी है। और अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो यकीन मानिए आपकी वजह से कहीं सीने धड़कते हैं, कहीं खुशियाँ चहकती है, कहीं आंगन महकते हैं जी। मैं उन सभी रक्तवीरों को धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों देखिए, देश के सैनिक जब तैनात हैं तो ऐसे में देश का नागरिक सुरक्षित है, ये बात सहज भाव से समझना
यहाँ ठीक होगा और आप हम भी भली भांति जानते हैं कि हम सुरक्षित हैं तो आज सिर्फ हमारी देश की सेना की वजह से। और देश में जिस तरह की गतिविधियाँ चलती है उससे लगातार यही सैनिक देखे जाते हैं। ऐसे में भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर जितनी बातें होती है उतना जो देश के शहीद सैनिक है उसके प्रति हमें हमारे भाव को सहज और सरल शब्दों में अपनाना पड़ेगा। एक दिन वह नहीं होता है कि हम एक विशेष दिन के लिए उन्हें याद कर लें। ये 26 जुलाई आ रही है और इस 26 जुलाई पर इस सेगमेंट में एक दिन के लिए बात नहीं की जा रही है, लेकिन बातें शहीद परिवार से जब करनी होती है तो इसी के ज़रिए हम यहाँ पहुँचते हैं। और इस रूम में जब आज मैं पहुँचा तो मेरी खुद की फीलिंग इस इंटरव्यू के दौरान ही पूरी चेंज हो चुकी है। मुझे यहाँ बस यही लग रहा है कि मैं एक बहुत बड़े पवित्र स्थान पर बैठकर इस इंटरव्यू के दौरान देश के वीर सपूतों के लिए बात कर रहा हूँ। और देखिए, मेवाड़ में जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, यह भी इस इंटरव्यू के दौरान ही आप और हम सहज भाव में समझ सकते हैं। मैं जिस मेवाड़ से ताल्लुकात रखता हूँ, यदि मैं बात करूँ तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन चारों दिशाओं में ये वीर सपूत है हर पल याद आते हैं। चित्तौड़ के शहीद स्वर्गीय राजेंद्र सिंह का भी हम इसी तरह से जिक्र कर सकते हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर के ऐसे कई वीर सपूत हैं जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर चुके हैं। राजसमंद जो एरिया है, यहाँ के इस एरिया में तो वीर सपूतों की जितनी जिक्र की जाए उतनी कम होगी। लेकिन मेरे इस आदिवासी इलाके के पीछे की तरफ यदि हम बात करेंगे पश्चिम दिशा की, तो यहाँ पर भी एक रतनलाल मीणा, ये सभी नाम हैं। और फातिमा जी से इस इंटरव्यू के दौरान मैं इन चारों दिशाओं के जो शहीद सैनिक हैं उनके वर्णन भी इसी इंटरव्यू में करते हुए ये बात कर रहा हूँ कि हमारी जिम्मेदारी अब ये तय होनी चाहिए कि हमें समाज में शहीद सैनिकों के प्रति जो सम्मान है उसको किस तरह से बढ़ाना चाहिए। और जैसा कि हम छोटी छोटी बातें कर रहे हैं कि किसी इलाके में उनके नाम का स्कूल, उसके सड़क, उस इलाके की सड़क का नामकरण, ये बहुत छोटी बातें हो जाती है। और देश के जो जनप्रतिनिधि है उनको भी अब इन बातों पर और सटीक तरीके से आना चाहिए, या यूँ कह सकता है कि उन बातों को ठीक से समझने के लिए सहज और सरल भाव से जुड़ना होगा। शहीद सैनिकों के परिवार की ज़रूरतों को और गहराई से देखना होगा। हालांकि उस शहीद सैनिक के प्रति जिम्मेदारी सभी की है, लेकिन कहाँ कुछ कमी रह रही है उसको ठीक करना होगा। अब देखिए, ये सारे अवार्ड हैं और हर कोई आते हैं तो ये इस अवार्ड का जिक्र होता है, लेकिन बात जब मैसेज की आ रही है तो आप स्कूलों में भी जा रही हैं, आप सामाजिक संगठनों में भी जा रही हैं, और ये अब आपकी जो ट्रस्ट है ये भी चल रही है। तो ये जो वक्त है एक माँ के लिए, एक पिता के लिए, अब कितना कुछ बदलता हुआ जा रहा है। क्योंकि ज़करुद्दीन जी को भी हम कुवैत, दुबई, यहाँ सब इनके व्यवसाय के दौरान देख रहे हैं, लेकिन हमने अब एक मैसेज ये भी सुना है कि दुबई, कुवैत में भी मेवाड़ के इस सपूत को बहुत अलग तरीके से याद किया जाने लगा है। क्या कहते हैं? बिल्कुल। देखिए, जब मेवाड़ की बात आती है ना, तो यकीन मानिए मेवाड़ हर जगह अपनी एक अहम पहचान रखता है। शौर्य की गाथाओं के साथ तो रखता ही है, लेकिन ये हमारी खुशनसीबी है कि मेवाड़ के लोग हर जगह अपना सर्वोच्च कहते हैं कि बता रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे इकोनॉमी में कहीं भी किसी भी तरीके से चले जाए, या फिर आप इंजीनियरिंग लेवल पर आप चले जाए, डॉक्टरी लेवल पर चले जाए, आप किसी अमेरिका जाए, कहीं भी जाए, आपको मेवाड़ का एक मिलेगा सपूत ऐसा जो वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सेवाएं दे रहा है और हमारे मेवाड़ का नाम वहाँ पर रोशन कर रहा है जी। लेकिन ये अवार्ड, ये चीज़ें और मेरा लोगों के बीच में आना और सारी चीज़ें करना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बेटे ने जो किया है ना वो सर्वोच्च किया है, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट किया है। और वो किया है किसके लिए? देश के लिए। उसने मेरे लिए नहीं जी, अपने लिए नहीं, उसने किया है देश के लिए। और जब देश की बात आती है तो जब उसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया तो जाहिर था कि मेरा भी लोगों के बीच में जाना, उसकी अवेयरनेस करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। हाँ, एक माँ होने के नाते
मेरी हर सुबह मेरे आंसुओं के साथ और मेरी हर रात मेरे आंसुओं के साथ ही होती है, क्योंकि बेटा तो आखिर वो मेरा था। उसके फ़ोन कॉल्स मेरे पास आते थे सुबह शाम। वो मेरी तबीयत पूछ लेता था, वो मुझसे पूछ लेता था, माँ खाना खाया आपने? इस चीज़ की कमी, चाहे मुझे सभी मिलते हैं, सभी मुझे ये बात कहते हैं, आप हमें हमारा बेटा समझिए। मुझे अब बेटा समझना पड़ता है। कोई मुझे माँ महसूस करे वैसा मुझे बेटा नहीं मिला, क्योंकि मैं जो महसूस करता था, जिसके लिए मैं माँ थी, वो बस बेटा नहीं। और ये आंसू, ये चीज़ें बस मेरे उस बेटे के लिए हैं। और गर्व उस बेटे के लिए है जो अपनी प्राण न्योछावर कर गया उस देश के लिए। हाँ, मुझे बहुत फक्र है उस बेटे के लिए, लेकिन मुझे बहुत दुख भी है उस बेटे के लिए जो मुझे महसूस करता था, जो मुझे सुबह शाम पूछता था, जो कभी कभी मैं उसको गले लगा लेती थी। आज मेरी बाहें तरसती है। बहुत टाइम हुआ मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, और ये दुख और ये चीज़ें तो मेरी अंतिम सांस तक रहेगी, हर क्षण रहेगी। मैम फातिमा जी इस क्षण में बेहद भावुक हो चुकी है, लेकिन मुस्तफा जी की यादें किस तरह की इनके साथ हैं, इसके लिए एक डायरी का जिक्र अभी भी हुआ है। वो डायरी इनके हाथ में हम देख रहे हैं, ये उसमें से क्या कुछ कहने जा रही हैं ये भी समझते हैं। क्या कुछ है इस डायरी में, पहले तो ये बताइए आप। इस डायरी में उसने वैसे तो बहुत सारी बातें लिखी है, बहुत अच्छी बातें लिखी है, लेकिन उन अच्छी बातों के बीच में मैं जिस एहसास का बात कर रही हूँ, अगर आपको ये लगता है कि वो एहसास क्या है, वो अभी सिर्फ मेरे शब्दों में सुन रहे हैं, तो ये मुस्तफ़ा की हैंडराइटिंग के अंदर ये मुस्तफ़ा के वो जज्बात है जो मैं ज़रूर पढ़ के सुनाना चाहूँगी जी। जब टूटती थी प्लेट बचपन में तुमसे, जब टूटती थी प्लेट बचपन में तुझसे, अब माँ से टूट जाए तो कुछ मत कहना। जब मांगता था गुब्बारा बचपन में माँ से, अब माँ चश्मा मांगे तो तू कुछ न कहना। जब डांटती थी माँ शरारत होती थी तुझसे, जब डांटती थी माँ शरारत होती थी तुझसे, अब वो सुन न सके तो उसे बुरा मत कहना। जब चल नहीं पाता था, जब चल नहीं पाता था माँ पकड़ के चलाती थी, जब चल नहीं पाता था माँ पकड़ के चलाती थी, अब चल न पाए वो उसे सहारा तुम देना। जब तू रोता था तब, जब रोता था तब माँ सीने से लगाती थी, अब सह लेना दुख तुम, माँ को रोने मत देना। जब पैदा हुए थे तुम, जब पैदा हुए थे तुम, तब माँ तुम्हारे पास थी, जब पैदा हुए थे तुम, तब माँ तुम्हारे पास थी, अब अंतिम वक्त हो तो तुम उसके पास रहे, अब अंतिम वक्त हो तो तुम उसके पास रहना। यकीन मानिए उस बच्चे के जज्बात, उसके लम्हे, अगर माँ के अंतिम क्षण तक उसके साथ रहने के हो, तब भी उसके लिए देश सबसे बड़ा हो, मैं ऐसे बेटे के लिए तो सजदा करूंगी। ये वो क्षण हैं जिसको हर कोई जीवन भर नहीं भूल सकता है। आपकी वेदना हम समझ सकते हैं, और इसीलिए समाज के जो लोग हैं उनकी शहीदों के प्रति क्या जिम्मेदारी है, आप बार बार इसी इंटरव्यू में ये बात हम कर रहे हैं। अगर आप अपने घर को घर समझते हैं
और घर के अंदर जो भी करते हैं, चाहे उसका डेकोरेशन करते हैं, चाहे उसकी साफ सफाई करते हैं, चाहे उसकी सुरक्षा करते हैं, तो घर आपका इसी देश में है। घर आपका इसी देश में है। तो आप अपने देश को भी सर्वोपरि रखिए, उसको सबसे ऊपर रखिए, और उसके लिए भी आपसे जो बन पड़ता है वो ज़रूर कीजिए। और अगर आपके आसपास ऐसी कोई चीज़ है, जैसे आप डॉक्टर हैं, आपको लगता है कि कोई गरीब आपके पास आया है, वो फीस नहीं दे सकता, आपके पास तो दवाइयाँ आती है मेरे ख्याल से HMR जो देखे जाते हैं, आपका सैम्पल पीस, आप उनको ज़रूर। और ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, मैं कई लोगों से इससे मिल चुकी हूँ, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा है। इस बीच में कई लोगों से जब मेरी मुलाकात हुई, अब तो मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, तो कई तो बहुत दिल से काम करते हैं सर, उस बात को नमन करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। लेकिन कई ऐसे भी मिले हैं जिनको अपने पैसे से, अपने बिजनेस से, उन चीज़ों से ही मतलब रहता है। तो देश के लिए और युवाओं के लिए, सभी के लिए एक ही मैसेज है कि कहीं भी हो, सेवा भाव का अगर आपको कहीं मौका मिली है तो ज़रूर कीजिए। सेवा अलग चीज़ है, बिजनेस, आपका परिवार अलग चीज़ है। कई बार हम कहते हैं कि अगर हम ये सेवा करते रहे, हम सबके लिए भला करते रहे, तो हमारा घर कैसे चलेगा। क्या आपने कभी सुना है कि घर पैसों से चला है? नहीं, हम सुनते हैं घर बरकत से चलता है। जी। बरकत किसको बोलते हैं? आप किसी चीज़ में बरकत होना ये नहीं कि आज तिजोरी में 100 रुपये पड़े हैं, कल लाख रुपए हो जाएंगे। बरकत उसको बोलते हैं कि अगर आपके पास 100 रुपये भी है तो 100 रुपये में भी आपका दिन कटेगा, आप अच्छे रहोगे, आपको कोई बीमारी नहीं आएगी, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी उसी 100 रुपये में भी आपकी लाख रुपए वाली ज़िंदगी आप जी रहे होंगे, वो बरकत के साथ, हंसी खुशी के साथ। लेकिन अगर बरकत नहीं है तो वो लाख रुपए भी किसी काम के नहीं है, क्योंकि आपने कहीं 40-50 हज़ार रुपये किसी ऑपरेशन में गंवा चुके हैं, या किसी पार्टी में जाके, होटल में जाके एक दिन का खाना खा के अपनी ज़िंदगी के वो पैसे गंवा चुके हैं। जी। तो एक हिस्सा अपनी ज़िंदगी का, एक पार्ट, भीख मत दीजिए, भीख मत दीजिए, आप उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनिए, उनकी मदद कीजिए, उसको ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए अपने साथ शामिल कीजिए। जी। यही युवाओं के लिए मेरा मैसेज है कि अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, चीज़ें करते हैं, तो घर क्या है ये ना समझिए, देश को अपना घर समझिए। जी। शहीद मेजर मुस्तफा जी के बारे में तमाम बातें फातिमा जी से हुई, और एक माँ के शब्द इस इंटरव्यू में आज जो कैद हुए हैं, वे आने वाली पीढ़ियों को संदेश देते रहेंगे। देश की सेवा के लिए चुना जाता है, उसके बाद में जो कुछ होता है वो समय के साथ में इतना तेज़ी से परिवर्तित होता है कि ये पिता हैं, आज भी उन क्षणों को याद। कुवैत में किस तरह का बिजनेस था, और जब इनका चयन हुआ उससे लेकर के इस सफ़र की बात करें तो क्या कहते हैं? नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मुस्तफ़ा के जन्म से पहले मैं कुवैत में हूँ। जी। मुस्तफ़ा ने इनिशियली पढ़ाई अपनी खैरदा से की, गांव से की, उसके बाद उसकी माँ ने उसको भिंडर भेजा, उसके बाद उसको उदयपुर आए लोग, और बहुत स्ट्रगल के बाद मैं सिर्फ पैसा भेज सकता था, फिज़िकली कोई हेल्प कर नहीं सकता था। तो जितनी लड़ाई लड़नी पड़ी है, जितने दुख उठाने पड़े हैं, उसकी माँ ने उठाए हैं। तो बेसिकली दुख तो उसी को ज़्यादा होगा। जी। हालांकि मैं मेरे जिगर का टुकड़ा खो चुका हूँ, तो मेरे को लगता है कि बच्चा तो बुढ़ापे की लाठी होता है। जी। वो अपने को कब्र तक पहुँचाएगा, दफन करेगा। अब ऐसा कुछ रहा नहीं है, तो अफसोस है, दुख है इस बात का। लेकिन बेटा देश के काम आया, मेरा बेटा देश का बेटा बन गया, इस बात का बहुत गौरव है, गर्व है। ये किस तरह फौज में गया मैं बताता हूँ। जब इसने 12th पास किया तो सारे स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्ज़ाम फाइन करते हैं, तो उसने भी सारे कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट किए थे। हर एग्ज़ाम में उसने कामयाबी मिली थी। किसी में 800 रैंक था, किसी में 600 हुआ था, तो किसी में 500 हुआ था। लेकिन एनडीए एक एग्ज़ाम था, उसमें उसको 171 रैंक मिला था एमोंग 3 लाख स्टूडेंट्स। 3 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, उसमें से एनडीए के लिए 8000 सेलेक्ट किए गए, पास किए गए, लेकिन 171वां स्थान इसको मिला।
तो इसने मेरे को पूछा, डैडी अब क्या करना है। मैंने कहा बेटा अपन तो फौज में जाते नहीं हैं, अपने सदम को आपको परमिशन मिलती नहीं है, तो क्या आप पूछिए सैयदा साहब से, अगर रज़ा मिल जाए तो मेरे को इसमें जाने का इंटरेस्ट है। मैंने सैयदा साहब में अपील की, अर्ज़ी लिख के देते हम लोग, वहाँ के जो आमिल थे उनके मार्फत मैंने अपील भिजवाई। मैंने अपील की होगी जनवरी में जी, और इनका सिलेक्शन जून 25 तक लास्ट था। अगर आपने इनरोलमेंट नहीं किया तो फिर आप ड्रॉप हो जाएंगे। तो सैयदना साहब ने भी बहुत ध्यान से गौर किया होगा, विचार विमर्श किया होगा। आपको तो तौहीद आती है, तो देखा होगा इस बच्चे में क्या गर्स है, क्या कर सकता है। तो मेरे को 23 जून को उनका रिप्लाई मिला। और कौन सी जून को लास्ट ज्वाइन? 25 जून को ज्वाइनिंग था। 23 जून को मेरे को वहाँ के आमिल थे, उन्होंने बुलाया कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मैं उन्हें बार बार पुश कर रहा था, जी। सर जवाब नहीं आया, सर जवाब नहीं आया, क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला आ जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। तो 23 जून को जब उनका जवाब आया तो उन्होंने, मैं किसी कारण से अस्पताल में था, उन्होंने मुझको फ़ोन करके बुलाया, आप जल्दी से यहाँ आइए, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे वो परमिशन लेटर दिखाया, यू आर परमिटेड एंड बेनेडिक्शन ऑफ सैयदना जी, अलवज़ारत से। उस तरह से उन्होंने सजेस्ट भी किया, आप जाइए, दुआएं भी दी, आशीर्वाद भी दिया, तब जाके लड़के ने उसमें फाइट की। अब वो एनडीए की जो ट्रेनिंग है, ये समझ लो कि माँ के गर्भ से बच्चा पेट से पैदा होता है जी, उसके बाद कैसी परवरिश होती है, वैसी परवरिश एनडीए ने वापस बच्चों की। इवन दैट आपकी चमड़ी एक बार निकल जाती है, दूसरी चमड़ी आ जाती है जी, तो बच्चे को हमने कई बार बोला, अगर ऐसा लगता है कि तू नहीं कर पा रहा है तो तू आ जा, हम बाहें फैला के पार खड़े हैं, आप तुम्हें कबूल कर लेंगे। तो उसने ये जवाब दिया कि मुझे भेजा किसने है, परमिशन किसने दी है, वो तो देखो आप, अगर उन्होंने कुछ देखा होगा तभी तो मेरे को दिया होगा, तो मैं पूरा करूँगा। देखिए, जब कॉन्वोकेशन होता है ना किसी भी डिग्री वालों का, जी, तो वो लोग खुश होकर अपनी कैप्स उछालते हैं, वहाँ में सेलिब्रेट करते हैं। इनका भी जब कॉन्वोकेशन हुआ, इनका पीओपी कहते हैं उसको, पीओपी हुआ, तो बच्चे ने खूब वहाँ पे सारे गार्ड्स बन के सेलिब्रेट किया। जी, उनको लगा कि हम लोग प्रमोट हो गए हैं, हम लोग देश की सेवा कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब भी मेरे से बात होती थी, डैडी आई एम डूइंग गुड और आई एम गुड, हाउ आर यू, आप भी अच्छा करना, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। जब मैंने ये सारी बातें हैं ना अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट बना के सेव की हुई है, कभी दुख होता तो मैं पढ़ लेता हूँ। जी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो उसको लगता था कि मैं देश के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरी या उसकी माँ की और उसकी बहन की उससे कोई बात हो रही होती, या उस समय आर्मी से या किसी हायर अथॉरिटी से कोई मैसेज या टेलीफोन आ जाता, तो हम सब पीछे हो जाते थे। डैडी आपसे मैं बाद में बात करूँगा, कट कर देता फर्स्ट से। प्रायोरिटी देश को दिए, आर्मी को दिए, सेकेंडरी हम हो गए थे। जी, तो मेरे को ये इस बात का प्राउड है कि यार ये हीरा हमने पैदा कैसे किया है, जना कैसे है, और इसके लिए इसकी माँ को तो धन्यवाद है, राष्ट्र कोटि धन्यवाद है। और कहीं ना कहीं मैं भी उसका जिम्मेदार हूँ, तो प्राउड तो फील होता है। जी, और राष्ट्र को तो प्राउड फील हो रहा है। राष्ट्रपति महोदय ने हमें शौर्य चक्र से नवाजा है, जी, ये बहुत बड़ा सम्मान है। आप दूसरा क्वेश्चन करें ना करें, मैं आपको सामने से बता देता हूँ जी, कि जब मुस्तफ़ा फ्लाइट लेके उड़ा था, जी, उसने उसकी फियांसे से बात की होगी मैं वापस आऊँगा। हम लोग कुछ दिनों बाद उसकी शादी करने वाले थे। जी, वो लोग कोई टोही मिशन में गए थे जो राष्ट्र के हित में था, वो मिशन पूरा करके लौट रहे थे, यानी कि मिशन पूरा हो गया, राष्ट्र का फ़ायदा हो चुका था। जी, उसके बाद में उनके हेलीकॉप्टर में बदकिस्मती से आग लग गई। जी, अब उनका प्राइम टारगेट था कि अपन जिंदा हो जाए, लेकिन ये उन्होंने सेकेंडरी रखा। उन्होंने जहाँ लैंड कर सकते थे वहाँ पे गांव में कुछ आबादी थी जी, 25 लाख की, जी। और गांव में एनिमेशन भी था जो आर्मी का बेस था। जी, उसके अलावा भी उनका जो रुद्रा हेलीकॉप्टर था उसमें भी बहुत एनिमेशन था।
अगर वो वहीं उतार देते तो बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हुआ, बहुत ज़्यादा धनहानि होती। एक बेटा राष्ट्र को बचा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मन से लड़के बचाएगा। जी। राष्ट्र के अंदर भी नुकसान होने से बचाता है वो। आप देखते हैं कई बार विपदाएँ आती है, बाढ़ आती है, कुछ हो जाता है तो आर्मी को याद किया जाता है, इसलिए कि वो आर्मी देश सेवा करेगी। तो लड़के ने भी, और जो उसका पायलट था उन्होंने भी, बाबू जी, अपने फ्लाइट को जंगल की तरफ मोड़ दिया और अंत में उसमें ब्लास्ट हो गया और वो शहीद हो गए। जी। तो उनकी शहादत पे गर्व तो है जी, बिल्कुल गर्व है। जी। आज हमारा बेटा देश का बेटा है, ये कहने में बहुत बहुत प्राउड महसूस होता है। जी। अब सब लोग सवाल पूछ लेते हैं, ये शौर्य चक्र मिला है, ये सब चीज़ें हो गई है, लेकिन आज भी हमारे सिस्टम की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, क्या कुछ कमियां रह रही है, उसको कैसे ठीक की जानी चाहिए। तो एक दिन विशेष को लेकर के हम याद करते हैं, क्यों अब वो वक्त भी आ गया है जो सर, इसके बारे में रोजाना शहीदों को याद किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये कमरा मुस्तफ़ा का है। मैं हर सवेरे या दिन में कभी भी यहाँ आता हूँ तो मुस्तफ़ा मेरे से बात करता है। जी। मैं मुस्तफ़ा से बात करूँ, हाय वाला करता होता है। जी। मुस्तफ़ा मेरे पूछता है, डैडी मैंने अपना 100% दे दिया देश को, आई हैव गिवन 100%, व्हाट आर यू डूइंग अबाउट मी, आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं। अब मैं तो सरकार हूँ नहीं, ये तो देशवासियों को सोचना चाहिए क्या कर सकते हैं हम उनके लिए। मुझे लगता है सरकारें बहुत कुछ कर सकती है, कोई स्कूल का नाम, कोई रोड का नाम, क्योंकि हमारे पीछे उसको याद करने वाला कोई रहेगा नहीं। हम कितने दिन तक रहेंगे जी, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, उसके बाद हमारी पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी। तो शहीदों को कैसे याद किया जाता है, महाराणा प्रताप को कैसे याद किया जाता है जी, उन्हें जगह जगह पे सम्मान दे के, स्मारक बना के, या कुछ ऐसा कुछ हो जाए जिससे उसका नाम बाकी रहे, लोग पढ़ें कि हाँ ये। मैं एक और इंसिडेंट आपको बताता हूँ। मेरा गांव का पड़ोसी, मेरा भतीजा है, वो ये न्यूज़ सुन के कुवैत से यहाँ आ रहा था जी, पुरसा देने के लिए जी। तो मोबाइल में कुछ देख रहा था, उसके पड़ोस में कोई कैनेडियन लेडीज़ बैठी थी, उसने भी वो वीडियो देखा हुआ था पहले से। तो उसने झांके देखा, तो क्या देख रहे हैं आप, तो ये मेरा भाई है, ये शहीद हो गया है। और तो मैं उससे मिलना चाहती हूँ, वो कहती है मैं उससे मिलना चाहती हूँ, उनके परिवार से मिलना चाहती हूँ। तो आप तो कनेडियन हैं, आप कहाँ टूरिस्ट हैं, पता नहीं कहाँ जा रही हैं, वो तो उदयपुर में या खेरदा में है। तो एक टूरिस्ट को जो सिर्फ ये सुन के, ये पढ़ के इतनी उत्साहित हो रही थी, तो अगर हम अपनी सिटी में, अपने गांव में ऐसा कुछ करेंगे तो गांव के बच्चे, गांव के नौजवान, गांव के लोग प्रोत्साहित नहीं होंगे जी? होंगे, ज़रूर होंगे। और उनमें से भी कोई मुस्तफ़ा, कोई हीरा निकल के आएगा जो देश की सेवा करेगा। हम तो चाहते ही यही हैं जी। एक बात ये भी बता दीजिए कि जब आप बिजनेस के लिए कुवैत में रह रहे हैं, आपकी पहले भी लंबी चौड़ी गतिविधियाँ वहाँ रही है, ऐसे में वहाँ पर अब जब ये इस तरह का जब शहादत का ये मामला आया, ये बात आई है, शहादत की ये बात है, तो उसको उसके बाद में ज़करुद्दीन जी की वहाँ पर किस तरह की चर्चा होती है? ज़करुद्दीन जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो क्या कुछ बातें होती हैं क्या? देखिए, जिस दिन ये खबर आई उस दिन मुझे तो नहीं बताया गया था, लेकिन कई को मालूम हो चुका था जी। मैं जैसे ही गाड़ी में बैठा एयरपोर्ट पहुँचा तो कई लोग एयरपोर्ट पे मेरे लिए खड़े थे। मैंने कहा यार क्या हो गया, मैं तो सही सलामत जा रहा हूँ, मेरे घर में कुछ, भाई मेरी बीवी की तबीयत ख़राब, ऐसा कुछ मैसेज आया था इसलिए जा रहा हूँ, तो सब्र करना, अच्छा रहना, अच्छा। मैंने कहा ठीक है। फिर जब मैं यहाँ से गया तो बहुत सारे लोग जमा हो गए, हम उसको मरकज़ बोलते हैं, मरकज़ में भी लोग मुझे बधाई देने लगे। यार आप तो, यहाँ का भी इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको। जब ये फनरल हो रहा था तो एक सज्जन मेरे पास आए, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने मुझे बधाई दी। मैंने कहा बधाई किस बात की दे रहे हो सर, अभी तो बच्चे का फनरल हो रहा है और आप इस संकट की घड़ी में, तो कि आप बधाई के पात्र हैं आप, क्योंकि आपका खून देश के काम आया है। मैं भी फ़ौज में था लेकिन मुझे रिटायर होना पड़ा, मेरा टाइम हो गया, मुझे रिटायर होना पड़ा, तो मैं देश के काम नहीं आ सका।
हालांकि मैंने सेवा की है देश की, लेकिन आपका खून देश के काम आया, ये कुछ कम बात है। तो इसी हिसाब से, इसी मकसद से वहाँ भी लोगों ने मेरा बहुत स्वागत किया, बहुत अप्रिशिएट किया। किसी ने साले उड़ाई, किसी ने कुछ किया, किसी ने, तो ये सब बच्चे की वजह से हो पाए। मैं तो मामूली इंसान था, 200-250 दिनार में सैलरी में काम करता था और घर का गुजारा करता था। मैंने इनको पैसा भेज दिया, आप जानो, आपका काम जाने, कैसे पढ़ा रहे हो, कैसे बिचा रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ मालूम नहीं जी। तो ये देखने वाली बात है कि मुस्तफ़ा की वजह से मैं भी रोशन हो रहा हूँ, जी। उसकी माँ भी रोशन हो रही है और परिवार रोशन हो रहा है, ख़ानदान रोशन हो रहा है। जी। मेरे अब्बा हुजूर, उनको आज 30 साल हो गए। उनका बहुत शौक़ था कि उनको हमारे अंदर जो उपाधि मिलती है ना मुल्ला की, जी। वो उनको मिले, लेकिन मिल नहीं पाई थी। जी। अगर आज वो होते तो वो कितने खुश होते, आप गैस लगा सकते हो। जी। बहुत अनुमान कर सकते। जी। तो एक शहीद परिवार से मिलने के लिए इसलिए पहुंचे हैं कि 26 जुलाई को कारगिल दिवस है और ये तो एक बहाना है, एक दिन विशेष को किस तरह से शहीद परिवारों के प्रति हमारी जिम्मेदारी बननी चाहिए, ये बातें ही हम आज जानने के लिए इस शहीद परिवार के बीच पहुंचे। दोस्तों देखिए, अभी भी बहुत ज़्यादा देरी नहीं हुई है, ये कारगिल दिवस है और यहीं से हमको सामाजिक सरोकार को देखना है। तो हमारे जो देश के वीर सपूत हैं उन्हें हमें सामाजिक सरोकार में हर दिन देखना अभी से शुरू कर देना चाहिए, या यूँ कह सकते हैं कि जो सामाजिक सरोकार हम कर रहे हैं समाज में प्रतिदिन, यदि हम वीर सपूतों को भी उसी तरीके से देखें, उन सामाजिक सरोकार में याद करें, तो एक नई पहल, एक नई शुरुआत इस समाज के लिए हो सकेगी और उसका मैसेज भी युवा पीढ़ी तक सटीक जा सकेगा। चाहे वो ब्लड कैंप हो, चाहे आपका कोई भी विशेष जन्मदिन हो या और भी कोई खुशी का दिन हो, यदि इन सभी में भी हम देश के वीर सपूतों को याद करें तो यह एक नई शुरुआत इस देश के लिए होगी। और यहाँ पर जो हम हमारी ड्यूटी देखते हैं, हमारे नैतिक कर्तव्य देखते हैं, नैतिक दायित्व देखते हैं, ये भी यहाँ के ना ठीक होगा। हम इस परिवार में पहुँचे और इस इंटरव्यू के दौरान हमने कई ऐसे बातें की है जो अभी तक आपने उन सभी इंटरव्यू में नहीं देखी है। ये बातें इसलिए भी अहम हैं क्योंकि अब हमें देश के शहीद परिवारों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी और भी तय करनी है। आज आपने वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि ये वक्त धन्यवाद का तो नहीं है, लेकिन फिर भी राष्ट्र न्यूज़ ने जो इस इंटरव्यू के दौरान कुछ आपसे जानने की कोशिश की और आपने जो वक्त दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आगे इसी तरह से आपसे बातें होती रहेगी, लेकिन शहीद सैनिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, सामाजिक सरोकार के दौरान भी शहीद परिवारों को हमें देखा जाना चाहिए। शहीद परिवार के साथ साथ शहीद सैनिकों का जिक्र ज़रूर होना चाहिए और सामाजिक सरोकार के साथ साथ आपके जीवन में, चाहे वो जन्मदिन, चाहे एनिवर्सरी या कोई विशेष दिन ही क्यों ना हो, हम प्रतिदिन यदि शहीद सैनिकों को याद करें तो यह हमारे लिए सामाजिक सरोकार की और भी सबसे अहम बात होगी। आप इस इंटरव्यू को लेकर क्या सोचते हैं? शहीद सैनिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, हमें और उन्हें किस तरह से रेस्पेक्ट और रिगार्ड बढ़ानी चाहिए, ये विचार इस चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।